हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है 2021 की एक सैड इवेंट पे जो हुआ था नागालैंड में, जिसमें 30 आर्मी के जवानों ने 13 सिविलियंस की एक ही रात में कर दी हत्या। और इस हत्या के पीछे रीज़न था गलतफहमी। आर्मी के जवानों को लगा कि ये सिविलियन सभी के सभी नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, लेकिन इस गलतफहमी में 13 लोगों की हत्या हो जाने के बाद भी आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, जल्दी से देख लो अपना क्विज़। जो भी आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्विज़ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के और वोकैब के। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ आपको। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी इस वर्ड का मतलब देख लो। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी गुनाह से, है ना, या किसी सज़ा से फ्रीडम जो आपने गुनाह करने से पहले ही पा ली है। आपको किसी ने बोल दिया भाई आप किसी की भी हत्या कर सकते हो, जा करके आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो ये आपको एक इम्प्यूनिटी मिली है। अगर आपको स्कूल में देरी से आना है और आपने घर से पहले से ही फ़ोन करवा दिया है कि मैं आज देरी से आऊँगा, मुझे स्कूल में डांटा ना जाए, तो आपने इम्प्यूनिटी पा ली है देरी से आने की, है ना। तो किसी गलत काम को करने से पहले ही अगर उसकी सज़ा से आपको माफ़ी मिल जाए, वो कहलाती है इम्प्यूनिटी। कह रहे हैं जी प्रमोट किया जा रहा है इम्प्यूनिटी को हमारे देश में AFSPA जैसे एक्ट्स को लगा करके। आर्मी पर्सन को पहले से ही पता है कि वो गलत काम कर भी देगा, किसी की जान ले भी लेगा, तो भी उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होने वाली। बात किसकी हो रही है? बात की जा रही है ऑन द 2021 ओटिंग मैसेकर केस इन नागालैंड। 2021 के ओटिंग मैसेकर केस की बात हो रही है, नरसंहार के उस किस्से की बात हो रही है जो हुआ था नागालैंड में। तो ये ओटिंग कोई जगह का नाम होगा। नागालैंड आप जानते हैं एक स्टेट है, वहाँ पे 2021 में ये नरसंहार हुआ था। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, बड़े स्केल पे लोगों की किलिंग। इसको कार्नेज, पोग्राम, स्लॉटर, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है ना, नरसंहार को। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी डिनाइल ऑफ नोट टू प्रोसिक्यूट आर्मी मैन इन ओटिंग मैसेकर इज़ डिसकंसर्टिंग। कह रहा है जो डिनाइल है, मना कर देने का काम है। अच्छा, किस चीज़ को भाई? नोड को। देखिए नोड का मतलब होता है हामी, अप्रूवल, सैंक्शन, किसी काम को करने की रजामंदी। कह रहा है जी रजामंदी की जो मनाही आई है ना सेंटर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो मनाही किस चीज़ की है, रजामंदी किस चीज़ की है? रजामंदी की मनाही है प्रोसिक्यूट करने की, केस चलाने की। और किन के ऊपर? आर्मी मैन के ऊपर, जवानों के ऊपर। और कौन से जवान? जो इन्वॉल्व थे ओटिंग मैसेकर में, ओटिंग में हुए इस नरसंहार में। कह रहे ये डिनाइल जो है ना सेंटर का, ये अपने आप में बड़ा डिसकंसर्टिंग है, बड़ा ही परेशान करने वाला है, अपसेट या कंफ्यूज करने वाला है कि सेंटर ऐसा क्यों कर रहा है। डिसकंसर्टिंग हर वो चीज़ है जो आपके कंसर्ट से खेले, आपके मेंटल बैलेंस से खेले, आपको शॉक दे दे, आपको अपसेट कर दे, है ना, डिसकंसर्टिंग। डिनाइल आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। नोड का मतलब आप देख चुके हैं, किसी चीज़ के लिए हामी। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी आदमी को उससे गलत कामों की सज़ा देना, कोर्ट में केस चला के, है ना। कोर्ट में बुलाया जाए, विटनेस को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि आपने क्यों किया था। ये सब जो प्रोसेस होती है ना, इन सभी प्रोसेसेस को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोसिक्यूट करना। अब याद रखें, इस प्रोसिक्यूट वर्ड को परसिक्यूट वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रो, PRO, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? PER। देख पा रहे हो ना, तो दोनों में फ़र्क है। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, किसी को परेशान करना। जैसे हिंदू मुस्लिम का होता है, पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि हिंदूज़ बहुत परसिक्यूट हुए हैं, है ना। और कुछ कंट्रीज ऐसा बोलती हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को बड़ा परसिक्यूट किया जाता है। तो ये परसिक्यूट वर्ड जो है ना, ये किसी को सताने के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि किसी पे कोर्ट का केस चलाने के लिए। आज के क्विज में दोनों वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़े। आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देते हैं, ताकि आप इन मोटे मोटे वर्ड्स को एक साथ पढ़ लेंगे और स्मूथली आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। और साथ ही जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस।
किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए एसएससी बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है आज की, डेट डाल दी है ऊपर मैंने, 18 अप्रैल 2023। इम्यूनिटी से शुरू करेंगे। इम्यूनिटी आप जानते हैं, किसी चीज़ से, अभी बताया था ना आपको, किसी भी गलत काम से माफ़ी की तरह आपको जो पहले ही मिल जाए, है ना, आपको इस तरह से एक एग्जाम्पशन मिले कि गलत काम आप करें तो भी आपको सज़ा ना मिले, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूनिटी। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल्स जो हैं पुलिस को ब्राइब करते हैं, पुलिस को पैसे देते हैं ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिल सके, फ्रीडम मिल सके लॉ के सामने, कानून के सामने। जो वो करना चाहे वो करते रहे और पुलिस उन पर केस ना चलाए। अगला वर्ड है मैसेकर। बहुत बार आ चुका है वर्ड, सिंपल सा वर्ड है। मैसेकर का मतलब होता है जी नरसंहार, कार्नेज, ब्लड शेड, बड़े स्केल पे लोगों की हत्या, है ना। जिनोसाइड इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है। ब्लड बाथ या पोग्राम भी इसको बोलते हैं। पोग्राम एक एडवांस वर्ड है, नरसंहार के लिए यूज़ होता है। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू मैसेकर्स। गृह युद्ध अक्सर जन्म देते हैं नरसंहारों को, मैसेकर्स को। मैसेकर एक वर्ब भी है, नाउन फॉर्म में भी मैसेकर, वर्ब फॉर्म में भी मैसेकर। किसी का नरसंहार कर रहे हैं तो मैसेकर वर्ब को यूज़ किया जा सकता है ना। दे मैसेकर्ड अस। चलिए, अगला वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का, और दूसरा पैराडाइम वर्ड का मीनिंग होता है एक सिस्टम या अरेंजमेंट। ठीक है, आज पहला वाला मीनिंग आप आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन दूसरा वाला भी आपको याद रखना है। पहला वाला मीनिंग बना के देखें एक सेंटेंस में। इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेबल डेमोक्रेसी का, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है पीसफुली, है ना, 70-75 साल से हो रहा है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल पैराडाइम। अब दूसरा वाला सिस्टम देखो, दूसरा वाला देखो इसका मीनिंग। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन बदल सकती है सामाजिक ढांचे को, सिस्टम को, अरेंजमेंट को किसी भी देश के। तो यहाँ पैराडाइम वर्ड का कुछ और मीनिंग है। तो ये वर्ड दोनों तरीके से यूज़ होगा, दिमाग में बिठा लेना। आज की क्लास में फर्स्ट वाला मीनिंग आएगा और इसका सिनोनिम यूज़ होगा एग्जाम्पलर। किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, उसकी मिसाल, उसका प्रोटोटाइप, उसकी एपिटमी, पैरागोन या एग्जाम्पलर, यानी उसकी, समझ गए ना, परफेक्ट एग्जाम्पल। सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कभी किस क्लास में कोई आ जाता है, कभी किसी क्लास में कोई आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ अपने, इंस्ट्रूमेंटल। हर वो चीज़ इंस्ट्रूमेंटल है जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आपके काम आए किसी काम को करने में। थर्मामीटर क्या काम आता है? थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है ना। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूध की यानी मिल्क की प्योरिटी आप जो है मेजर करते हैं। वैसे ही किसी भी काम में अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेना है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इंस्ट्रूमेंटल वर्ड का मतलब ही होता है हेल्पफुल या सपोर्टिंग फॉर फुलफिलिंग अ पर्पस, किसी भी काम के लिए सपोर्ट करने वाली चीज़। समझ गए ना? इंस्ट्रूमेंट से जोड़ के रखोगे तो सपोर्ट वाला मीनिंग इसका याद रहेगा। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव रोल था भारत की आज़ादी के संघर्ष में, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल को कंड्यूसिव भी बोलते हैं। आज कंड्यूसिव नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड आज का टसल। टसल का मतलब होता है जी आपसी लड़ाई, फाइट, एनकाउंटर, स्कर्मिश। टसल बातूनी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। टसल हो सकता है घर में हो रही हो मियाँ बीबी की, और हो सकता है बाहर हो रही हो जंग के मैदान पे, है ना। तो ये आपसी फाइट के लिए यूज़ किया जाता है, रैंगलिंग के लिए। टसल को स्कफल भी बोलते हैं। स्कफल और टसल एक दूसरे के सिनोनिम है। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, स्कफल। अ लीगल टसल या स्कफल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्ट्री। एक लीगल टसल चल रही है, कानूनी रस्साकशी चल रही है, लड़ाई चल रही है दोनों के बीच, रतन टाटा और साइरस मिस्ट्री के बीच। साइरस मिस्त्री साहब अब लेट साइरस मिस्त्री साहब हैं, ये सेंटेंस अपने चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। तो अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। लास्ट वर्ड है अपना इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट, देखिए डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है कोई चीज़ ऐसी जो बिना भेदभाव की हो, यानी जो चीज़ अंधाधुन हो। समझ में आ रही है?
नेगेटिव तरीके से यूज़ होने वाला वर्ड है इंडिस्क्रिमिनेट। अंधाधुन, जो किसी चीज़ में भेद ना करे, अपने पराये में भेद ना करे, एकदम समझ के आंख बंद करके कोई काम कर रहे हो तो वो इंडिस्क्रिमिनेट होता है। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन कोज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अंधाधुन इस्तेमाल जो है उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का, वो यूज़ कर सकता है, वो कॉज कर सकता है लंबे समय में प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, है ना। तो अंधाधुन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो। पर्पसलेस, अनसिस्टमेटिक, केओटिक, सभी इसके सिनोनिम है, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं। जल्दी से एक समरी आपको दे दें, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी यही है कि 2021 में सिक्योरिटी पर्सनल्स ने 6 जो है कोल माइन से आने वाले, यानी कि कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी पे कर दिया हमला, और इनको लगा था ये लोग आतंकवादी हैं, माओइस्ट हैं, नक्सलवादी हैं। लेकिन बाद में पता लगा ये 6 के 6 लोग बेकसूर थे। तो अपने गुनाह छुपाने के लिए इन आर्मी पर्सन ने क्या किया, इन 6 की बॉडी को अपनी गाड़ी में डाल दिया। लेकिन आसपास के गांव वाले आ गए सुन करके आवाज़ गोलीबारी की, उन्होंने उनकी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकी तो उसमें 6 लाशें दिखी गांव वालों को। गांव वालों को गुस्सा आ गया। जब गांव वालों को गुस्सा आया तो गांव वालों ने आर्मी पर्सन पे हमला किया। अब ये काम हो गया गलत। जैसे ही इन्होंने 30 आर्मी पर्सन पे हमला किया, इन्होंने 7 सिविलियंस को और मार दिया। अपनी प्रोटेक्शन में मारा होगा ऑफकोर्स, लेकिन 7 हत्याएं इनके हाथ और हो गई उसी रात। तो 6 तो ये मारे थे इन्होंने गलती में, गलतफहमी में। 7 इन्होंने मार दिया अपनी जान बचाते बचाते, अपनी गलती को छुपाते छुपाते, या मैं यूँ कहूँ तो 13 लोग इन्होंने एक रात में मार दिए। अब इस घटना को हो चुके हैं 2 साल, लेकिन आज तक इन जवानों को कोई भी सज़ा नहीं मिली, कोई भी इन पर केस नहीं चला। और इसका रीज़न है ये वाला एक्ट जिसका नाम है AFSPA एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट में ये लिखा है कि अगर आपको फौजियों को सज़ा देनी है, केस चलाना उन पर, तो सेंटर से एक अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। सेंटर ने अप्रूवल आज तक दी नहीं है, और हमारा आर्टिकल यही सजेस्ट कर रहा है सेंटर को कि आप अपनी अप्रूवल दें और ये पूरा मामला कोर्ट के ऊपर छोड़ें। अगर आप अप्रूवल नहीं देते हैं तो आप इम्प्यूनिटी के माहौल को फॉस्टर कर रहे हैं इन एरियाज़ के अंदर। लोगों को ये लगता है कि आर्म फोर्सेस तो कुछ भी कर सकती हैं, उनको कोई सज़ा जो है मिलने वाली नहीं है। आज की टोन है सजेस्टिंग, सेंटर को सजेस्ट कर रहा है उनको क्या करना चाहिए। चलिए अब शुरू करेंगे आर्टिकल को। कह रहा है जी, इन डिनाइंग सैंक्शन टू द नागालैंड पुलिस to prosecute 30 army men for the December 2021 killing of 13 civilians in a botched-up operation, the Union government has sent out a disconcerting message. लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेंगे। कह रहा है जी, इस चीज़ में इन, और किस चीज़ में भाई, डिनाई करने में एक सैंक्शन को। सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल, किसी चीज़ के लिए हामी, सपोर्ट, और डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। कह रहा है जी, ये जो काम है ना सेंटर का, अजीब सा काम, जिसमें सेंटर सैंक्शन ही नहीं दे रहा, अप्रूवल ही नहीं दे रहा, और किसको भाई, नागालैंड की पुलिस को। और किस काम के लिए, अब देखो इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, प्रोसिक्यूट करने के लिए, कोर्ट में घसीटने के लिए 30 जवानों को आर्मी के। और क्यों, 2021 में इनके द्वारा किए हुई उस किलिंग की वजह से, उस हत्याकांड की वजह से, जो था 13 सिविलियंस का, 13 आम आदमियों का। और किस में ये पूरा काम किया इन्होंने, एक बॉस्ड अप ऑपरेशन में, एक ऐसे ऑपरेशन में जो बॉस्ड अप था, जो इनएक्यूरेट था, जिसको ये सही से मैनेज नहीं कर पाए। बॉस्ड अप वही चीज़ होती है जो गलत हो, जो फॉल्टी हो, आपके मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है ना, इम्परफेक्ट निकले। कह रहे जी, ऐसे इम्परफेक्ट ऑपरेशन में 13 आदमियों के हत्याकांड के आरोपी जो है आर्मी मैन, इनको प्रोसिक्यूट करने की जो सैंक्शन है उसको ना देने की वजह से हुआ क्या। कह रहे जी, ऐसा ना करके ना, यूनियन जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंटर जो गवर्नमेंट है, उसने सेंड आउट किया है, उसने भेजा है एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेशा जो बड़ा डिसकंसर्टिंग है, बड़ा ही परेशान करने वाला है, शॉक करने वाला है। डिसकंसर्टिंग मतलब अनसेटल करने वाली चीज़, शॉक करने वाली चीज़। अब वो मैसेज क्या है, मैसेज ये है दैट इट इज़ अनेबल और अनविलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इम्प्यूनिटी इन इंसर्जेंसी हिट एरियाज। कह रहा है कि ये जो सेंटर है ये अनेबल है या फिर ये अनविलिंग है, या तो इसके पास ताकत ही नहीं है या इसके पास इरादा नहीं है, और क्या करने का, किसी भी काम को करने का, उस इम्प्यूनिटी को लेकर के, जो इम्प्यूनिटी लगी हुई है इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स में, भारत के उन राज्यों में जहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, जहाँ पे रिबेलियन या रिवोल्ट चल रहा है, माओवादी या नक्सली काम कर रहे हैं। और इम्प्यूनिटी आप जानते ही हैं, सज़ा से माफ़ी काम को करने से ही पहले। आ गया समझ में। तो यही मैसेज सेंटर दे रहा है कि भैया नागालैंड में, असम में होता है जो होने दो, सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को मारती है मारने दो, या तो हम इसको रोक नहीं सकते और या फिर हम रोकना चाहते नहीं, है ना। वी आर इधर अनेबल और अनविलिंग। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
यूनियन गवर्नमेंट आपके सब्जेक्ट है, हैज़ सेंट इसकी वर्ब है, गवर्नमेंट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सेंड आउट करना मतलब सबके सामने भेजना। डिसकंसर्टिंग आप देख ही चुके हैं, जो परेशान कर दे। बॉस्ट अप वो चीज़ होती है जिसमें मिसमैनेजमेंट हो, आपकी गलती की वजह से किसी चीज़ के अंदर इम्परफेक्शन हो, वो बॉस्ट अप हो जाएगा। सिविलियन आम आदमी, सैंक्शन यानी कि अप्रूवल, डिनाई का मतलब है मना कर देना। चलिए, इट की वर्ब है इज़, इट आया यूनियन गवर्नमेंट के लिए। अनविलिंग का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए नाराज़ी, किसी काम को करने के लिए आप में इरादा ही ना होना। अनविलिंग के लिए एक एडवांस्ड वर्ड होता है जो मैं आज आपको बता नहीं रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में पोस्ट करें। आर से शुरू होने वाला अनविलिंग के लिए कौन सा एडवांस्ड वर्ड, वोकैब वर्ड आपको याद है? ठीक है, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, आना चाहिए सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, इन वट वॉज लेटर डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, 6 वर्कर्स रिटर्निंग होम इन अ व्हीकल फ्रॉम कोल माइन बॉर्डरिंग असम वर गन्ड डाउन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस एट ओटिंग विलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट। कह रहे जी, एक ऐसी घटना में इन, कह रहे जो कि लेटर डिस्क्राइब की थी, वट वॉज लेटर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है परिभाषित करना। ये इन वट वाला फ्रेज आपको मैंने करवाया हुआ अच्छे से। इन वट मतलब एक ऐसी घटना में, और कैसी घटना में, कैसी घटना में जिसको बाद में डिस्क्राइब किया गया, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस, ऐसा केस जिसमें आपने किसी को गलत पहचान कर लिया है ना, किसी को आपने गलत फहमी से कुछ और मान लिया। कह रहे जी, ऐसे केस के अंदर 6 वर्कर्स जो है ना, जो रिटर्न होम हो रहे थे, घर आ रहे थे एक गाड़ी में एक कोयले की खदान से, और वो खदान जो बॉर्डर पे है असम नाम की स्टेट के। कह रहे इन 6 वर्कर्स को गन डाउन किया गया। गन डाउन करना मतलब बंदूक लेना, गोली मारना और किसी को नीचे गिरा देना, शूट डाउन कर देना। तो इन 6 वर्कर्स को गन डाउन किया गया, मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, फौजियों के द्वारा, ओटिंग विलेज में, हमारे मॉन डिस्ट्रिक्ट के। आगे बात समझ में? तो ये वर्कर्स थे बेचारे, घर आ रहे थे काम करके, मजदूरी करके व्हीकल में, इन जो सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा ये आतंकवादी हैं, तो इनकी गाड़ी पे हमला किया और इनको वहीं के वहीं गन डाउन कर दिया। वट की वर्ब है वॉज डिस्क्राइब्ड, वर्कर्स की वर्ब है वर गन डाउन, गन डाउन करना, किसी को मार देना, शूट डाउन कर देना, किल कर देना। और क्या हुआ? कह रहा है जी, 7 मोर विलेजर्स वर शॉट डेड लेटर फॉलोइंग अ स्कफल विद विलेजर्स हु हैड फाउंड द बॉडीज इन एन आर्मी व्हीकल। तो बाद में वही हुआ, जब इन्होंने मारा फिर शिनाख्त की तो देखा ये तो अपने आदमी नहीं है, मतलब ये तो आतंकवादी है ही नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इनको अपनी गाड़ी में डाल लिया ताकि इनको इस मामले को थोड़ा शांत किया जा सके। वहाँ बॉडी छोड़ के नहीं आए। जब इन्होंने अपनी गाड़ी में डाला तो 7 और विलेजर्स जो हैं उनको भी शॉट डेड करना पड़ा, उनको भी बाद में गोली मारी गई। और कब? जब एक स्कफल हो गई, एक लड़ाई हो गई, एक टसल हो गई विलेजर्स के साथ में, गांव वालों के साथ में, जो ढूंढ चुके थे इन लाशों को आर्मी के व्हीकल में, आर्मी की गाड़ी में। तो उन्होंने देखा भी लाशें लेके जा रहे हो तुम, ज़रूरी तुमने गोली मारी है हमारे लोगों को। जब ऐसी बात झगड़ा हुआ तो फिर इन्होंने 7 विलेजर्स को भी गोली मार दी। 7 की वर्ब है वर शॉट, हु की वर्ब है हैड फाउंड। स्कफल आप देख ही चुके हैं, स्कर्मिश या टसल को बोलते हैं, है ना, आपसी लड़ाई को बोलते हैं। और क्या हुआ? कह रहे प्रायर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट आर्मी पर्सनल इज नेसेसरी अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द AFSPA एक्ट। कह रहे जी, प्रायर सैंक्शन चाहिए, पहले से ही आपको अप्रूवल चाहिए प्रोसिक्यूट करने के लिए, कोर्ट में घसीटने के लिए, केस चलाने के लिए आर्मी के जवानों पे। कह रहे ये नेसेसरी कब है? सेक्शन 6 के अंडर ये नेसेसरी है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के, AFSPA एक्ट के। तो सैंक्शन जो आप सेंटर का मिलेगा तभी इन फौजियों को जो है कोर्ट में ले जाया जा सकता है। सैंक्शन सेंटर ने दिया नहीं। सैंक्शन की वर्ब है इज। कह रहे जी, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम of the Nagaland police completed its probe in March 2022 and filed a charge sheet in the case। कह रहे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, SIT आप जानते हैं ना, ऐसी टीम जो इन्वेस्टिगेट करे और ख़ास किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बनाई गई हो। कह रहा है ऐसी एक SIT जो है नागालैंड पुलिस की, उसने कंप्लीट किया अपनी प्रोब को, अपनी जांच को मार्च 2022 में। पूरे मामले की उसने जांच की 1 साल लगा के, और फिर उसने फाइल भी किया एक चार्जशीट को इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में। तो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसकी 2 वर्ब्स हैं, पहली है कंप्लीटेड, दूसरी है फाइल्ड। ये मैंने पिंक नहीं की है, गलती से रह गई है, इसको भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, और क्या किया इन्होंने? कह रहा है जी, इट हैड सॉट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। कह रहा है फिर इसने सॉट किया था,
इट कौन है यहाँ पे? इट आया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए। इस टीम ने मांगा था, सॉर्ट किया था, पाने की कोशिश की थी एक सैंक्शन को, एक अप्रूवल को, और अप्रूवल थी प्रोसिक्यूशन के लिए, केस चलाने के लिए। और कहाँ से मांगी गई थी? हमारे रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर से मांगी गई थी, वहाँ से जो है पूछा गया था। इट की वर्ब है हेड सॉर्ट। सीक की थर्ड फॉर्म है सॉर्ट, यहाँ पे हेड के बाद लगी हुई है। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। और क्या हुआ? Karachi, the police had claimed they had established the involvement of 30 personnel who allegedly violated standard operating procedures and rules of engagement. कराची पुलिस ने भी ऐसा दावा किया था, इस पूरी टीम ने, एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में, कि वो लोग इस्टेब्लिश कर चुके थे इन्वॉल्वमेंट को, इन्वॉल्व होने को, और किसके? 30 आर्मी के पर्सनल के, 30 आर्मी के कर्मचारियों के। पर्सनल मतलब स्टाफ या एम्प्लॉई, आर्मी पर्सनल मतलब फौजी। तो पुलिस ने यही दावा किया कि हमने अपनी जांच में पाया कि 30 फौजी इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने कथित तौर पे अलेजेडली वायलेट किया है, उल्लंघन किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं? किस मामले में, किस हालात में आपको क्या करना है। तो SOP जो है ना, उसको इन्होंने वायलेट किया है। और रूल्स और इंगेजमेंट को भी वायलेट किया है। इंगेजमेंट मतलब फौजी से कैसे, दुश्मन से कैसे इंगेज करेंगे, है ना, सामने वाले फौजी से। और रूल्स का मतलब है, आप समझते हैं, इंगेज, यहाँ पे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट बता रहा है कि आप किसी दूसरे आदमी को जब शूट करेंगे तो कैसे शूट करेंगे। अगर वो सिविलियन है तो उसको कैसे शूट करेंगे, अगर वो आतंकवादी है तो कैसे शूट करेंगे। तो ये सारे जो रूल्स है ना, इन 30 जो है फौजियों ने वायलेट किए थे। और क्या किया इन्होंने? कह रहे एंड रिसोर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फायरिंग ऑन द व्हीकल। और ये लोग जो है ना, पुलिस वाले, ये आर्मी वाले, ये रिसोर्ट टू कर गए, उतर आए, और किस पे? अंधाधुंध और ज़रूरत से ज़्यादा गोलीबारी पे, फायरिंग पे, इस पूरे व्हीकल पे। आंखें बंद करके इन्होंने फायरिंग की बिना देखे, और ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दी। ऐसी फायरिंग की जिसमें जान बचने की कोई चांस ही नहीं था, है ना। डिसप्रोपोर्शनेट थी, जिस प्रोपोर्शन में की जानी थी उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा की गई थी। समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए, अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ लो। देखिए, पुलिस की वर्ब है हैड क्लेम्ड, दे की वर्ब है हैड एस्टैब्लिश्ड, हु आया है आर्मी पर्सनल के लिए। इनकी 2 वर्ब्स हैं, हु वायलेटेड एंड हु रिसोर्टेड टू। ठीक है, रिसोर्ट टू करना मतलब किसी चीज़ पे उतर आना। तो ये लोग उतर आए ऐसी वाली गोलीबारी पे जो इनडिस्क्रिमिनेट और डिसप्रोपोर्शनेट थी। इनडिस्क्रिमिनेट आपने देख लिया, अंधाधुन होता है। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, एक्सेसिव हो। एक की जगह 2 गोली मारो, 2 की जगह 5 गोली मारो, है ना। चलिए और आगे बढ़े। कह रहे जी, मीन वाइल द आर्मी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कोड ऑफ इंक्वायरी बट इट्स आउटकम इज़ नॉट नोन। कह रहे इसी बीच आर्मी ने भी ऑर्डर किया था एक कोड ऑफ इंक्वायरी को, अपनी कोर्ट को लगाया था जहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। कह रहे लेकिन इसका आउटकम जो है, नतीजा जो है, नॉट नोन है। आर्मी ने आज तक किसी को नहीं बताया उस कोर्ट में क्या इंक्वायरी हुई। आर्मी की वर्ब है ऑर्डर्ड, आउटकम की वर्ब है इज। आउटकम आप जानते हैं, किसी चीज़ का नतीजा, किसी चीज़ का, है ना, फाइनल आउटकम। कह रहे जी, ऑन पिटिशंस बाय द वाइव्स ऑफ आर्मी पर्सन्स इन्वॉल्व्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन जुलाई 2022। कह रहे पिटिशंस पे, पटिशंस मतलब याचिकाएं। कह रहा है याचिकाओं पे, याचिकाएं किसकी? वाइफ्स की, यानी बीवियों की, आर्मी पर्सनल्स की जो इन्वॉल्व थे। तो इन आर्मी पर्सनल्स की वाइफ्स ने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में। कह रहा है उस याचिका के आधार पे, उस पटिशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया, सस्पेंड कर दिया, रोक दिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इन आर्मी पर्सनल्स के खिलाफ जुलाई 2022 में। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही रोक दी कि चलो आपकी वाइफ्स आई हैं कहने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हम आपको आगे क्रिमिनल की तरह प्रोसीड नहीं करेंगे। चलिए, SC की वर्ब है स्टे। स्टे का मतलब होता है रोक देना, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से सस्पेंड कर देना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। अब यहाँ पे ये बताएगा कि ये सब जो हुआ ना, उसका आम आदमी के मानस पे, उसके दिमाग पे क्या फ़र्क पड़ता है ना। इन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनका कानून से और गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाएगा ऐसे घटनाओं की वजह से। कह रहे द सेंटर हैज़ बिन क्वाइट कीन ऑन रिड्यूसिंग द एरियाज कवर्ड बाय द लॉ, गिविंग स्पेशल पावर्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज टू द आर्म्ड फोर्सेस। कह रहे सेंटर जो है ना, वो रहा है बहुत कीन, बहुत उतारू, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तैयार, ईगर, बेंट। और किस चीज़ पे भाई? रिड्यूस करने पे, कम करने पे उन एरियाज़ को जो कवर्ड होते हैं लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। और कैसे देने वाले हैं जो, वो वाला लॉ जो देता है स्पेशल पावर्स को डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेस को।
तो सेंटर क्या कर रहा है जी, ये जो AFSP जैसे एक्ट हैं, ड्रैकोनियन एक्ट्स हैं, तानाशाही जो है कानून हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सन किसी को भी रोक सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसको गोली मार सकते हैं, कह रहा है ऐसे एक्ट्स के अंदर जो भी एरियाज़ कवर होते हैं ना, सेंटर पहले से तैयार है उन एरियाज़ को कम करने के लिए। तो अपनी तरफ से सेंटर अपना काम कर रहा है, वो ऐसे एक्ट्स को धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश ऑलरेडी करता आ रहा है। सेंटर की वर्ब है हैज़ बीन। कीन का मतलब होता है उतारू, ईगर या बेंट, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार। अच्छा, और क्या कर रहा है सेंटर, कह रहा है जी इन रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इट हैज़ रिड्यूस द नोटिफाइड एरियाज इन नागालैंड, असम एंड मणिपुर इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है जी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में, पहचानने में, और वो कौन सी चीज़ है जो है जी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है सिक्योरिटी की सिचुएशन में, सुरक्षा के हालातों में, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। कह रहा है इस चीज़ को पहचानते हुए कि वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सिक्योरिटी की स्टेट अब अच्छी है, तो कह रहे हैं हमारे सेंटर ने इतने रिड्यूस कर दिया है नोटिफाइड एरियाज़ को इन तीनों स्टेट्स में, नागालैंड में, असम में और मणिपुर में, पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में। नोटिफाइड एरियाज़ वही एरियाज़ हैं जहाँ पे खुली छूट मिली हुई है जो है फौजियों को, तो ऐसे एरियाज़ को सेंटर लगातार कम करता आ रहा है। बहुत कम एरियाज़ बचे हैं जहाँ पे फौजी अच्छे जो है खुलेआम जो है इम्प्यूनिटी के साथ में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अच्छे काम बता रहा है आपको इस सेंटर के सारे। इट की वर्ब है हैज़ रिड्यूस्ड, और क्या किया इसने, कह रहे जी ऑन द पॉलिटिकल साइड इट हैज़ बीन वर्किंग टूवर्ड्स पीस अकॉर्ड्स एंड गेटिंग इंसर्जेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टू ले डाउन आर्म्स। कह रहे जी ये पॉलिटिकल साइड की अगर बात करें, ये तो पॉलिसी साइड थी, सेंटर कैसे कानून बनाएगा। अगर आप सियासी मंच पे बात करें तो ये काम करता आ रहा है हमारा सेंटर इस चीज़ की तरफ, और वो चीज़ है पीस अकॉर्ड्स, शांति के समझौते, और दूसरी चीज़ है गेट करना, यानी कि मनाना इंसर्जेंट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को। एक्सट्रीमिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, कट्टर, और इंसर्जेंट का मतलब वो होता है जो बागी हो, जो बगावत करके बैठा हो स्टेट के सामने। तो बागियों और कट्टरपंथियों के सामने उनको मनाने के लिए कि वो ले डाउन करें अपने आर्म्स को, वो नीचे रख दें या वो सरेंडर कर दें अपने आर्म्स को। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो पॉलिटिकल साइड पे भी सेंटर बहुत अच्छे काम कर रहा है, इनको मना रहा है बागियों को और कट्टरपंथियों को कि आप अपने हथियार छोड़ दो और हमारे साथ मेन स्ट्रीम में आके मिलो। इट की वर्ब है हैज़ बीन वर्किंग। अकॉर्ड मतलब समझौता है ना, एक एग्रीमेंट को बोलते हैं अकॉर्ड। इंसर्जेंट वो लोग होते हैं, आप देख चुके हैं पहले से ही, है ना, जो डिसेंटर हो, जो बागी हो। ले डाउन करना मतलब नीचे रखना, सरेंडर करना। किसी चीज़ को नीचे रख रहे हो तो आप सरेंडर कर रहे हो ना पुलिस के सामने, सरकार के सामने। तो पुट डाउन योर वेपन एंड स्टॉप फाइटिंग इज़ टू ले डाउन योर आर्म्स। अच्छा, कह रहे जी हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंट विद इट्स ओवरऑल पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर conducive for peace and development and making partners out of those laying down weapons। कह रहा है हालांकि ये जो चीज़ है ना, इट कौन सी चीज़ ये आगे बताएगा। कह रहा है ये चीज़ बड़ी ही इनकॉन्ग्रुएंट है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनसूटेबल, बिल्कुल उल्टी, कॉन्ट्राडिक्टरी, हिंदी बोलते हैं असंगत। कह रहा है जी ये चीज़ जो है बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल उल्टी है। और किसके साथ, इसकी ओवरऑल अप्रोच के साथ, पॉलिसी के साथ, जो क्रिएट करने की है एक ऐसे माहौल को, एटमॉस्फेयर को जो कंड्यूसिव हो, जो इंस्ट्रूमेंटल हो पीस के लिए, यानी अमन चैन के लिए, शांति के लिए, और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए। और दूसरी कौन सी चीज़ के लिए, मेक करने के लिए, पार्टनर्स को बनाने के लिए, अपने दोस्तों को। और दोस्त वो लोग जो आउट ऑफ जो निकलेंगे उनमें से जो ले डाउन कर रहे हैं वेपन्स को, जो अपने हथियारों को छोड़ रहे हैं। तो इसकी वही अप्रोच जो है ना सेंटर की, कि हम अच्छा माहौल बनाएं, जो हथियार फेंक रहे हैं उन लोगों को पॉलिटिकल पार्टनर्स बना लें। ये कह रहा है इससे बिल्कुल उल्टा है, इससे बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट है इट। अब ये इट कौन सी चीज़ है ये आपको आगे बता रहा है। फॉर द गवर्नमेंट टू डिसअलाउ द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एन एडमिटेडली मिस्टेकन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। कह रहे जी ये जो चीज़ है ना सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट, कि ये डिसअलाउ करे, ये इजाज़त ना दे केस चलाने को, प्रोसिक्यूट करने को उन लोगों को जो सस्पेक्टेड हैं, जिन पे शक है कि वो इन्वॉल्व हैं इस ऐसे मिस्टेकन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, जो है एडमिटेडली मिस्टेकन, जो इन्होंने खुद ही मान लिया है, आर्मी वालों ने एडमिट कर लिया है कि ये मिस्टेकन है, इसमें कुछ गलती हमसे हुई थी। आ रही बात समझ में। तो ये अप्रोचेज सेंटर की बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब इन फौजियों को आपने केस चलाने से बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया ना, वहाँ पे आपने अपनी अप्रोच को ही हरा दिया।
आप अपनी अप्रोच से बिल्कुल उल्टे चले गए, पीस को बनाना जानते ही नहीं हो आप इस तरह के काम करके। इट की वर्ब है इज, इनकॉन्ग्रुएंट आप समझ गए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो। कंड्यूसिव का मतलब होता है जो हेल्पफुल हो, पिविटल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो किसी काम में। डिसअलाउ करना, किसी चीज़ की इजाज़त न देना, रिजेक्ट कर देना। चलिए समझ में आ रहा है ना सेंटेंस, थोड़े लंबे सेंटेंस है, नई तरह की स्ट्रक्चर है, चैलेंजिंग है आज का आर्टिकल, ईजी नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने में। कह रहे जी इट वुड हैव रिडाउंडेड टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट हैड इट अलाउड द क्रिमिनल कोर्ट्स टू डिसाइड ऑन द एक्सटेंट ऑफ कल्पेबिलिटी ऑफ द आर्मी मैन। कह रहे जी इस चीज़ ने रिडाउंड किया होता, रिडाउंड करना मतलब रिटर्न, वापस आके कंट्रीब्यूट करना, उल्टा आकर के फिर से सहयोग देना। मैंने आपको कुछ हेल्प की, आपने वापस मेरी हेल्प कर दी 2 दिन बाद, तो आप मेरी हेल्प जो है वो रिडाउंड कर गई, वापस आके मेरे ही काम लगी। तो कह रहे जी ये भी चीज़ वापस आके सेंटर के काम लगती, रिडाउंड करती, और किसके, गवर्नमेंट के क्रेडिट के काम आती, गवर्नमेंट को श्रेय लेने में काम आती। और कब, कह रहा है अगर इसने अलाउ किया होता, हैड इट अलाउड, अगर इसने इजाज़त दी होती गवर्नमेंट ने क्रिमिनल कोर्ट्स को हमारे देश की कि वो डिसाइड करें उस लेवल को, उस एक्सटेंट को जो है कल्पेबिलिटी का, जो है गलती का, गुनहगारी का इन आर्मी मैन की, इन आर्मी के जवानों की। तो सरकार ने अगर ये कहा होता ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चलाओ, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी गलत है सही है, तो ये सरकार के श्रेय के लिए ये बात अच्छी होती है, सरकार अपना इस चीज़ का क्रेडिट भी ले सकती थी कि हम देखो कितने अनबायस्ड हैं। इट की वर्ब है वुड हैव रिडाउंडेड, रिडाउंड आप देख चुके हैं, नया वर्ड है, किसी चीज़ का आपको आके हेल्प करना, वापस है ना, कंट्रीब्यूट करना। कल्पेबिलिटी आप जानते हैं, किसी की गुनहगारी, किसी के गिल्ट, किसी की अकाउंटेबिलिटी। सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है थर्ड कंडीशनल और लगी हुई है उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म। फटाफट से आपको दिखा देते हैं, ये हैड इट अलाउड है ना, ये कैसे बना हुआ सेंटेंस। देखो कंडीशनल जो है ना, सेकंड और थर्ड दोनों ही बन जाते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल तीनों बनते हैं। एक्चुअल में सेकंड को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा रूल। फर्स्ट और थर्ड जो है बड़े सीधे हैं, वो फटाफट आप उनको देख सकते हो। फर्स्ट कंडीशनल है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप खाना खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, अगर आप रात को अच्छा सोएंगे तो सुबह फ्रेश फील करेंगे, है ना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल की जो रेगुलर फॉर्म है इसको आप चेंज कर सकते हैं इफ़ को निकाल के। आपको क्या करना है, इफ़ को निकाल के पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख देना है, और इफ़ की जगह पे लिख देना है शुड, ठीक है, या लिख देना है शुड, बस। तो ये होती है फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जहाँ पे आप क्या करते हैं, इफ़ की जगह पे शुड का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस को वैसा का वैसे रहने देते हैं, मीनिंग को चेंज नहीं होने देते। अब देखो फर्स्ट की जैसे आपने सीखी है वैसे ही आपको थर्ड की भी आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू हैड क्रैक द एग्जामिनेशन यू वुड हैव गॉट दिस जॉब, अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया होता तो आपको ये नौकरी मिल गई होती। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा हो सकता था या ऐसा होना चाहिए था। तो ये पास्ट वाला जो थर्ड कंडीशनल है इसमें भी आपको यही करना है, इफ़ को निकाल देना है और इसकी जगह पे क्या करना है, आपको हैड जो है ना, हैड इसको लाना है शुरू में, ठीक है। बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे लिख दो, हैड यू क्रैक्ड द एग्जामिनेशन यू वुड हैव गॉट दिस जॉब। समझ गए, हैड शुरू में आएगा इफ़ की जगह पे और पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप बना दोगे। तो ये फॉर्म्स आपको बनानी आनी चाहिए, आज के आर्टिकल में आपके ऑथर ने भी बनाई हुई है, दिखाऊं, देखो हैड इट अलाउड द क्रिमिनल कोर्ट्स टू डिसाइड, तो इसने ये लिखना था इफ़ इट हैड अलाउड, उसको इसने लिख दिया हैड इट अलाउड। समझ गए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हो चुका है, आज के क्विज में आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस personnel involved in exercise is quite rare, leading to the widespread impression that AFSPA is used to promote impunity। कह रहे जो प्रोसिक्यूशन है आर्म फोर्सेस पर्सनल का जो इन्वॉल्व होते हैं इन जातियों में वो बड़ा रेयर है, बहुत ही कम होता है। और कह रहा है ये कैसे होता है, ये लीड टू करते होता है, ले जाते हुए होता है इस वाइड स्प्रेड इम्प्रेशन तक, इस हर तरफ फैले हुए इम्प्रेशन तक कि ये जो AFSP एक्ट है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है इम्प्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, आर्मी पर्सन को उदंड बनाने के लिए कि वो जो करना है वो करे, है ना। इस एक्ट में उसको प्रोटेक्ट करके हमने रखा हुआ है। समझ में आ गई बात। प्रोसिक्यूशन इज़ रेयर, प्रोसिक्यूशन बहुत कम होता है, इसकी वर्ब होगी इज़, AFSP इज़ यूज, इसकी वर्ब होगी इज़ यूज, है ना, पैसिव वॉइस में। कहते द गवर्नमेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन एंड जस्टिस फॉर द विक्टिम्स बाय ईदर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन
और टेकिंग एग्जाम्पलरी एक्शन। कह रहे जो हमारी सरकार है ना, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना ही होगा, दिखाना ही होगा अपने कमिटमेंट को, अपनी वचनबद्धता को, अपने वादे को, जो है अमन चैन का, पीस का यानी शांति का इस पूरे रीजन में, और जो है जस्टिस का, न्याय का, इंसाफ का, और किसके लिए, इन विक्टिम्स के लिए, तेरा जो है जो विक्टिम्स हैं जिनके कत्ल हुए हैं। कह रहे सरकार को अपना कमिटमेंट दिखाना ही होगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना ही होगा। और कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेगी? दो में से एक काम करके, बाय इधर, पहला काम बता रहे हैं, या तो ग्रांट करके सैंक्शन को इनके प्रोसिक्यूशन के, सरकार बोल दे भाई इनका कोर्ट में केस चलवा लो, कोर्ट से पूछ लो क्या करना है इन फौजियों का, और या फिर ले करके एग्जाम्पलरी एक्शन को, ऐसे एक्शन को जो एग्जाम्पल के तौर पे हो, जो मिसाल के तौर पे हो, और जो बेस्ड दोनों आधारित हो उन फाइंडिंग्स के, निष्कर्ष के, जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से आता है। तो अभी तो कोई फाइंडिंग मिलिट्री कोर्ट से हमें पता नहीं है क्या निकली है, जो भी निकली है उसके आधार पे कुछ ऐसा एक्शन ले जो अपने आप में एग्जाम्पलरी हो, मिसाल के जैसा हो। तो दोनों में से कुछ भी कर देना सरकार, तो अपने आप लोगों को जस्टिस और पीस मिल जाएगी। गवर्नमेंट की वो है मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट। एग्जाम्पलरी आप देख ही चुके हैं, है ना, जो समझ गए ना, बिल्कुल उस तरह का हो, मिसाल वाला हो, एपिटमी हो, एग्जाम्पलरी हो। फाइंडिंग मतलब किसी चीज़ से निकलने वाला नतीजा या डिस्कवरी। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को आज के। जल्दी से अपना क्विज़ देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, आज थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है ना ये। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चारों में से कौन सी बात झूठी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो चार बातें आपके सामने लिखी हुई है, आर्टिकल पढ़ा है आपने अच्छे से। 13 आदमी मारे गए थे, ये बात झूठी है। 30 पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, 30 आर्मी वाले इन्वॉल्व थे, ये बात झूठी है। या फिर सेंटर ने मिलिट्री कोड ऑफ इंक्वायरी को मानने से मना कर दिया है, उस पर काम हरकत करने से मना कर दिया है। तो कौन सी बात गलत है, उस बात को आपको फाइंड करना है। थोड़ा अपना चलाओ भेजा, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, फिर मैच कर लेना वहाँ से, ठीक है। सेकंड में पूछा आपसे थीम या फिर सेंट्रल आइडिया स्पेसिस का क्या है। अगर इस पूरे आर्टिकल को एक सेंटेंस में बताना हो तो वो कौन सा सेंटेंस होगा जो पूरे आर्टिकल की आत्मा आपके सामने रख देगा। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, चारों आप सेंटेंसेस को पढ़ो और एक जो है बिल्कुल आपको देखते पता लग जाएगा कि ये इसकी थीम है ना। थर्ड फोर्थ में क्लोज टेस्ट है, आपसे यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड और प्रोसिक्यूटेड का डिफरेंस पूछा है तीसरे में। चौथे में सही वर्ड को चूज़ करना है, पोग्रोम, टसल, इम्प्यूनिटी या इंस्ट्रूमेंटल में से। पाँचवें में थर्ड कंडीशन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपसे पूछी है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग बना ही देंगे अभी। इफ़ को निकालना है ना, कैसे निकालोगे। और छवें के अंदर वन वर्ड पूछा है, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का क्या कहलाता है, यानी मिसाल के लिए कौन कौन से वर्ड इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं। तो 4-5 वर्ड्स करवाए हैं, कोई भी 2 लिख दोगे तो आंसर बन जाएगा। सातवें में सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए क्या कहा गया आपको, इस पोर्शन में आपको इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कोशिश करो निकालने की, अगर मिलती है तो। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।